सरकार में अगर कोई छोटा मोटा घोटाला भी हुआ है ना, तो उसमें हम बख्शिश किसी की। आप 9 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में हैं, ईडी सीबीआई सारी एजेंसी आपके हाथ में है। जेल कितने को भेजा आपने अब तक, ये बताइए। कौन से बड़े नेता को? राहुल गांधी को आपने चोर कहा, आपने केजरीवाल को कहा, आपने ममता बनर्जी को कहा, आपने नीतीश पर भी आरोप लगा दिए, आपने सारे ऐसे बड़े नेताओं पर। लालू को भेजा कांग्रेस ने, लालू को भेजा कांग्रेस ने। सही कह रहे हैं आप। बताइए ना फिर, आप लोग बताइए, जेल क्यों नहीं भेजे? 9 साल से क्या कर रहे हैं आप? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद, इस मुद्दे पर तो लसन लड़ाए भाई साहब। भाइयों से मेरा ऐलान है, हिंदू मुसलमान सब एकता है, सिख हो ईसाई हो सब एक भाई है। भाई हिंदू मुस्लिम करके बिल्कुल ना करिए सर, सब भाई भाई है, बिल्कुल आपस में ना लड़ियो। बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शिक्षा का अस्तित्व तो कहीं ना कहीं अंधेरे में है और महंगाई चरम पे है। जब गाँव में आपकी माताएं बहनें बेटियाँ जंगलों में सोच के लिए जाती थी ना, तो उनसे पूछ के देखो उनकी क्या स्थिति थी। मुद्दे पे थोड़ा महंगाई पे और जो है बेरोजगारी पे, किसानों के मुद्दे पे, शिक्षा पे, 4 चीज़ों पे जवाब दीजिए। गवर्नमेंट में जो नेता बैठे हैं वो उस चीज़ को देख रहे हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिए ठीक है, मुद्दे जो है, लेकिन मुद्दों पे तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा, मुद्दे तो बोलना पड़ेगा ना। जी जी। पर एक तो सिलेंडर और एक काम नहीं रहे बच्चों के। सरकार ऊपर भी भाजपा की है, नीचे भी भाजपा की है, और भाजपा के ही नेता जो आज गुंडागर्दी खुद कर रहे हैं, वो किसी की ज़मीन दबा ली, किसी को धकेल दिया। मैं मर के चली जाऊंगी, जरा तुम देखती रहियो। जो जिसकी ज़मीन है निश्चित रूप से उसको दिलवाने का काम हमारी सरकार कर रही है। सहमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा, और 2024 की जंग की शुरुआत अब हो चुकी है। ये चुनावी जंग अब इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच होने जा रही है। गठबंधन जो हुआ 26 दलों का गठबंधन, जिसमें इंडिया नाम रखा गया, और लड़ाई है सीधी एनडीए से, जिसके साथ 38 दल, यानी अब जो है सीधे सीधे एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच ये लड़ाई कैसी होगी, दिलचस्प होगी या फिर कमज़ोर होगी, आज समझेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर, जहां जाटलैंड क्षेत्र ये कहा जाता है, और इस क्षेत्र के जातीय समीकरण की अगर मैं बात करूं तो करीब 42% सामान्य वोट यहां पर है, और करीब 12% यहां पर जाट है, 18% SC ST, और करीब 20% वोट मुस्लिम, और 8% अन्य जाति के वोट यहां से आते हैं। और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से संजीव बालियान यहाँ सांसद है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी है मौजूद में, और चौधरी अजीत सिंह को यहाँ से करीब 5000 वोटों के आसपास से हराया गया था, और अब भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा है। लेकिन सवाल आज जनता से पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो वायदे किए गए थे, उन वायदों को कितना पूरा किया गया, और आज सरकार के उन वादों को कितना संतुष्ट जो है यहाँ की लोकसभा सीट की जनता मानती है। इस वक्त मैं GIC ग्राउंड मुजफ्फरनगर में हूँ, मेरे साथ यहाँ की जनता जनार्दन है, तमाम दल से लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर है, भारतीय किसान यूनियन से, और सामाजिक संगठन से लोग हैं, और अलग अलग जो है विचार रखने वाले लोग, तमाम लोग हैं। मुद्दे कई सारे हैं, उन मुद्दों पर अब बात करेंगे और बात समझेंगे कि आखिर इस बार मुजफ्फरनगर का मूड क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत में है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, आप लोग जो है किन मुद्दों पर 2024 में आपको लगता है कि लोकसभा में एक बार फिर आपको मौका मिलेगा जीत के? देखिए, 2024 के चुनाव हम विकास के मुद्दों पर लड़ेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार ने 2014 से और अब तक के जो विकास कार्य जनता के लिए किए हैं, वो जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक मैं तो समझता नहीं कि किसी प्रधानमंत्री ने आज तक के इस देश की जनता का जो उनके मन में, उनके मन की बात को जाना, उनके मन की बात को सुना, और उस पर तुरंत जो है मतलब हर तरीके का निर्णय लिया गया अधिकारियों के द्वारा, या मतलब किसी भी दल के द्वारा जो है निर्णय लिया गया, और वो काम पूरे हुए, विकास भी हुए, जनता तक विकास पहुँचे, घर घर तक विकास पहुँचे हैं। अगर मैं योजनाओं की बात करूँ तो हमारी केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने जो है योजनाओं के खजाना खोल दिया। अगर मैं गिनवाने पे आ जाऊँ तो शायद मैं ही थक जाऊँगा, लेकिन हमारी योजनाएं कम नहीं हुई। ठीक है, मैं योजनाएं एक एक करके आपको मुख्य 5 योजनाएं मुजफ्फरनगर में जो आप लोगों ने काम किया है वो बता दीजिए, फिर जनता जनार्दन है ताकि बातचीत करेंगे। देखिए, शौचालय की योजनाएं चली है, गैस सिलेंडर की योजनाएं चली है, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, और अनेकों बहुत ऐसी योजनाएं हैं। कितने डिग्री कॉलेज बनाए मुजफ्फरनगर में? देखिए, उस चीज़ का
माननीय डॉक्टर संजीव बालियान ने उस चीज़ का जो है कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उस चीज़ का प्रस्ताव गया हुआ है और वो बहुत ही जल्द माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज़ की प्रस्ताव। आपने शौचालय की बात की, आपने आयुष्मान की बात की, आप और सड़कों की आपने बात की, 2 योजनाएं और बता दीजिए। नहीं, अब जिस तरीके देखिए हमारा कानून भी इन्होंने हमारी सरकार ने पास किया है, 3 तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए पास किया है और भी एक से जैसे धारा 370 है और कश्मीर की और भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने मुस्लिमों के पक्ष में की हैं। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में आपकी लोकसभा में कितना जो लोगों तक वो जो पहुँची है सुविधाएं, उसकी मैं समझना चाह रहा हूँ। ऐसी योजनाएं नहीं, हमारे यहाँ जिस तरीके से योजनाएं हैं, गैस सिलेंडर की योजनाएं पहुंची है, आयुष्मान कार्ड की योजनाएं पहुंची हैं और जी शौचालय की योजनाएं पहुंची हैं, बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो पहुंची हैं। मैं कैसे मैं बता तो रहा हूँ कि इतनी योजनाएं हैं कि मैं गिनवा नहीं सकता। ठीक है। अभी समझेंगे, सीधा जो है मैं जनता के पास चलूँगा। सवाल जो है यहाँ जनता से लेंगे और सीधा जो है भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी, RLD से भी है और तमाम और लोग भी हैं। मैं आपसे सीधे समझना चाहता हूँ, संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान जीत कर आए थे, क्या वादे पूरे हुए और कितने वादों पर खरे आप लोगों को लगता है हुए पूरे? अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से या निर्वाचित प्रतिनिधि से कोई सवाल किया जाता है तो सवाल तो वो स्थानीय होता है, लेकिन बात होती है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, श्रीलंका की और कजाकिस्तान की। मेरा मानना ये है कि बात अगर स्थानीय मुद्दों की है, स्थानीय सांसद की है, तो यहीं के सवाल रखे जाएं, यहीं के जवाब दिए जाएं। अभी मेरे भाई ने कहा कि शौचालय बनवाए, मेरे भाई ने और भी सारी चीज़ बताई, आयुष्मान कार्ड बनवाए और बहुत सारी बताई इन्होंने। मैं ये कह रहा भाई, शौचालय तो बनवा दिए, लेकिन शौचालय तो उस आदमी के लिए लाभदायक है ना जिसका पेट भरा हुआ हो। अरे पेट भरने का तो साधन कर दो, रोजगार परक जो साधन है वो तो इस क्षेत्र से सारे के सारे गायब हो गए। किसान परेशान है, किसान गन्ना बोता है पूरे साल और जब वो गन्ना मिल में डाल के आ जाता है तो पेमेंट के उसके वादे पड़ जाते हैं। तो जब किसान के पास पेमेंट ही नहीं होगा, वो कहाँ से खर्च करेगा? इस शौचालय का लाभ तो वही लेगा जिसका पेट भरा हुआ होगा। और रही बात स्थानीय और मुद्दों के, आपने डिग्री कॉलेज का सवाल करा था। देखिए, जब से ये सरकार आई है तब से लेके अब तक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शिक्षा का अस्तित्व तो कहीं ना कहीं अंधेरे में है और महंगाई चरम पे है। शिक्षा के किसी भी स्तर को आप ले लो, फीस में इतनी वृद्धि होगी कि आम जन जो है वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता और स्तर इतना गिर गया कि आज इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि एक गुरु और एक जो शिष्य होता है, एक बच्चा होता है, छात्र होता है, उसके बीच का जो एक गैप होता था वो गैप भी खत्म कर दिया। आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया, किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया, आपके 2 सवाल तो मेरे यही है। मैं आगे लूंगा ना फिर। हाँ बिल्कुल सवाल मेरे मेन मुद्दा तो यही है कि ये जो नौजवान है हमारे, इन्हें रोजगार कहाँ से प्राप्त होगा? और ये जो ठीक है, रोजगार आ गया, महंगाई की बात आ गई। अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, रोजगार की बात है, महंगाई की बात, वो कह रहे हैं किसानों। पहले मैं मान्यवर जी ने ये कहा शौचालय की बात कर लूँ। ये कह रहे हैं शौचालय जब पेट भरेगा जब ही काम आवेंगे। जब गाँव में आपकी माताएं, बहनें, बेटियाँ जंगलों में सोच के लिए जाती थी ना, तो उनसे पूछ के देखो उनकी क्या स्थिति थी। जब कोई मान लो 4 बजे जाके वे पानी का लोटा लेके और जंगल में जाके लैट्रिन करने जा रही है, शौच करने जा रही, तो उनकी स्थिति उनसे पूछ के देखो क्या स्थिति थी। वहाँ जाके देखो, उनसे पूछो उनके जीप है। ठीक है, दूसरी बात, गांव पता चल रहा 4 बजे कोई आदमी आ रहा ट्रैक्टर लेके, वो मतलब अराजक तत्व का व्यक्ति है वो, और उनने देखा कोई महिला सोच कर रही, उस पर लाइट मार रहा। उनसे पूछ के देखो अपनी बहन बेटियों से। आप भाजपा से हैं? नहीं, मैं तो भाजपा से समझ लो, हम भाजपा के समर्थक हैं। आज आप समर्थक हैं, ठीक है। उनका सवाल जो है मैं भाजपा से ले लेता हूँ। आपका कोई सवाल है तो वो भी रखेंगे। किन से? आपका कोई सवाल है? किन से सवाल है? आपका कोई सरकार भाजपा से? हमारा कोई सवाल नहीं है। अच्छा, मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दे पे थोड़ा महंगाई पे और जो है बेरोजगारी पे, किसानों के मुद्दे पे, शिक्षा पे, 4 चीज़ों पे जवाब दीजिए, फिर आगे चलते हैं। नहीं, देखिए ये सब जो है हमारे केंद्र सरकार इस चीज़ को देख रही है। मैं हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नेता बैठे हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं। इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिए ठीक है, मुद्दे जो है, लेकिन मुद्दों पे तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा, मुद्दे तो बोलना पड़ेगा ना। जी। देखो 2024 में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है सभी के लिए अच्छा किया है। ठीक है नहीं, जो भी वादे हुए थे वही पूरे हुए।
इतना राशन फ्री मिल रहा है। देखो कितने साल से राशन फ्री मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल चुका है, ठीक है नहीं। देखो आयुष्मान कार्ड भी, जो लोग वहाँ पहले बीमार होते थे, कोई किसी के लिए कोई ब्याज पे पैसे लेने जाता था, ठीक है ना, कोई ब्याज पे किसी का जेवर अपनी बीवी का गिरवी रखता था, कोई कुछ करता। आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बीमार पड़ जाता है ना, वो कह रहे हैं कि अराजक तत्व जो है वो खत्म हो गए, लेकिन मुद्दे और भी है। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की मुद्दे है। आप महिला है, आप चाहते हैं सरकार में कुछ ऐसे चीज़ें जो हुई आपके काम आई, या आप लोग चाहते हैं वो होना चाहिए था, नहीं हुआ? काम तो आई, अच्छा हुआ, पर एक तो सिलेंडर और एक काम नहीं रहे बच्चों के, काम नहीं रहे। सिलेंडर महंगे हो गए। हाँ, सिलेंडर तो महंगे हो गए। हाँ। तो कहाँ से समस्या लावे? कुछ समस्या है? कहाँ से लावे? इतने पैसे है नहीं जो सिलेंडर खरीद सके। यही है, और सारे काम बच्चे हुए। बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। महिला होने के नाते घरेलू मुद्दा उठा रहे हैं। घरेलू जो सामान है वो महंगा हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, बेरोजगारी की बात, बच्चे जो है पढ़ने के बाद उनके लिए नौकरी की व्यवस्था है, वो सब वादे सरकार में किए थे। और डॉक्टर संजीव बालियान खुद कहते हैं कि भाई हमने रोजगार देने की काम किए हैं युवाओं के लिए। आप लोग इस पे जो है, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी को क्या है समर्थित करते हैं, तो कम से कम सवाल तो बनता है ना। देखिए, अभी माता जी ने सवाल किया सिलेंडर महंगे हुए, ठीक है, पहले के मुकाबले घरेलू जो सिलेंडर है वो महंगा हुआ है। और दूसरी बात, महंगाई की जो दर है वो बराबर पहले के मुकाबले बढ़ रही है। हम इस चीज़ को नहीं कह रहे कि बढ़ नहीं रही है, लेकिन आप ये देखिए पहले के मुकाबले आदमी की इनकम भी, सोर्स ऑफ इनकम वो भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है वो नहीं बढ़ रही। और रही दूसरी बात सिलेंडर की, मैं आपको बता दूं, मैं ये स्थिति थी कि लाइन में लगना पड़ता था सुबह 4 बजे जाकर सिलेंडर के लिए, और लाइन में लगे और नंबर आया 8 बजे, उसने कह दिया गैस गोदाम वाले ने सिलेंडर ख़त्म। अब कम से कम सिलेंडर आपके घरों में तो आ रहे, कितने ले लो, किस हिसाब से ले लो। भाई महंगाई अगर बढ़ रही है तो सुविधा भी तो आप लोगों को मिल रही है। सुविधा नहीं मिल रही तो बात अलग है आपको। और रही बात शिक्षा की और रोजगार की, शिक्षा की आप बात करें, शिक्षा की अगर आप बात करें तो हमारे ही बगल में, मुजफ्फरनगर के बगल में जिला सहारनपुर है, वहाँ यूनिवर्सिटी देने का काम गवर्नमेंट ने किया है, हमारी सरकार ने काम किया है। दूसरी बात, अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को इतना प्रोत्साहन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना किया है, इतना शायद पिछली सरकारों ने नहीं किया। स्थानीय मुद्दे की बात करूँ, आपके कैमरामैन से कहूँगा एक बार कैमरा इधर घुमा दीजिए, भारत का तिरंगा लहरा रहा है। ये काम केवल सांसद हमारे डॉक्टर संजीव बालियान जी के द्वारा किया गया है, किसी के और द्वारा। शहर में चले जाइए, इतनी सुख शांति और कानून व्यवस्था सुदृढ़ जो हुई है वो हमारी सरकार में हुई है कि आप देख लीजिए कि गुंडा रास्ता, पिछली सरकारों में गुंडा रास्ता, महिलाएं क्या, आम इंसान भी सड़क पे चलना मुश्किल था। ठीक है, चलिए और सवाल मैं ले लेता हूँ जनता जनार्दन से। यहाँ पर मुद्दे, यहाँ के मुजफ्फरनगर के मूलभूत मुद्दे क्या है? कह रहे हैं कि हमारी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई, हमने शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया, हमने सड़कें अच्छी कर दी। मुद्दे क्या लोकसभा चुनाव में इस बार होने जा रहे हैं आप लोगों के लिहाज से? देखिए, मैं तो फिलहाल किसी भी मुद्दे पे नहीं आया हूँ, मैं एक मुद्दे के लिए आया हूँ। सरकार ऊपर भी भाजपा की है, नीचे भी भाजपा की है, और भाजपा के ही नेता जो आज गुंडागर्दी खुद कर रहे हैं, वो किसी की ज़मीन दबा ली, किसी को धकेल दिया, तो मैं भी उसी समस्या को लेकर आया हूँ। एक हमारे शमशानों की जगह है जो लोगों ने दबा ली है, जिसमें खुद भाजपा का एक नेता है। तो मैं तो मुख्यमंत्री से यही निर्णय करूँगा कि वो जो भी हैं, ये जो ज़मीन दबाते हैं और ये जो बदमाशी करते हैं, इन पे रह के तो कृपया करके वो ज़मीन खाली कराया जाए। यानी कब्जाधारियों को जो है ठीक है। अगला सवाल मैं लेता हूँ, आगे आपका सवाल लेता हूँ और सवाल ले लेता हूँ। मुख्य मुद्दे क्या है मुजफ्फरनगर के? हाँ जी, इस सरकार में तो पूरा देश लूट का भगा दिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया। हर चीज़ महंगाई, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, धरती पे चल रहे हैं ना नीचे, वो भी मतलब टैक्स दे रहा। अब तो ये किसानों का जो है खून आएगा, खून चूस लो। क्या बचा देश में? कुछ नहीं बचा देश में। ऐसी सरकार से वैसे बचियो, मैं मर के चली जाऊंगी, जरा तुम देखती रहियो। भाई सरकार जो है इतनी महंगाई कर दी, इतनी महंगाई कर दी, बस तबाह हो गया। हम तो शौचालय खाने को दे रहा। अरे भाई रोजगार की बात करो, और क्या नाम जो है बेगर रोजगार फिर रहे हैं, तो रोजगार नहीं है, बिल्कुल भी रोजगार खत्म हो रहा। रही गुंडागर्दी के बाद, भाई इस सरकार में तो गुंडागर्दी ज़्यादा चल रही, बेहिसाब चल रही, बेहिसाब। चलिए ठीक है, मैं, आपका नाम क्या है? मिस्टर राम कुमार। अच्छा, राम कुमार जी का एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि कब्जा हो रहा है वहाँ पर। देखिए, कब्जा कहीं नहीं हो रहा है।
इन कुछ लोगों को, कुछ विपक्षियों को ऐसा लग रहा है कि आज जो कब्जाई हुई ज़मीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा या सरकार द्वारा खाली कराई जा रही है, क्योंकि उनके नीचे से जो है जो कब्जाई हुई ज़मीन है वो निकाल रही है सरकार, वो अपना काम कर रही है सरकार। तो उन लोगों को ये लग रहा है कि सरकार उस पर कब्जा कर रही है। अगर उससे गहराई में जा कर के देखें तो आज हम जिसकी ज़मीन है निश्चित रूप से उसको दिलवाने का काम हमारी सरकार कर रही है, योगी सरकार कर रही है। सहमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। मेरे पास प्रूफ है, उस प्रूफ को हम दिखाने के लिए तैयार हैं, जहाँ कहें। हमारे पास भी प्रूफ है, जो हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे पास भी प्रूफ है इस चीज़ का। मैं भी केवल अपनी समस्या के लेकर आया हूँ, मेरी तो समस्या हल कर दी जाए। जब मैं खुल्ला पोल खोल रहा हूँ, इसमें मुझे कोई शक तो है नहीं। अच्छा, कौन है कि आप कह रहे हैं भाजपा के नेता? भाजपा का है, नेता है बस। अच्छा, नाम नहीं ले रहे? नहीं, नाम नहीं लूँगा। चलिए, जनता है, जनता सवाल पूछेगी आप लोगों से, जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आरएलडी से आए हमारे साथ में, आपका बहुत स्वागत। अभी नया गठबंधन बना है, इंडिया वर्सेस एनडीए। अब क्या भूमिका लग रही है कि आरएलडी की यहाँ पर, क्योंकि अभी लोकसभा में तो डॉक्टर संजीव बालियान लग रहा है वापसी करेगी आरएलडी, क्योंकि अजीत सिंह को चुनाव में हराया गया था यहाँ से, इस बार लग रहा है टिकट भी मिल जाएगा। देखिए, संजीव बालियान के बारे में आप कह रहे हैं कि वापसी करेंगे, चुनाव का रिजल्ट आपने तय कर दिया, अभी तो वोट भी। क्या वापसी करेंगे? सवाल पूछा है। वापसी तो नहीं होने की, क्योंकि गठबंधन है। अब की बार जो जनता नाराज़ है, पहले बहुत से लोगों ने गठबंधन नहीं करा था, अब जातिवार हिसाब से जिन लोगों ने जाति धर्म में देश बांट के विकास कार्य के झूठ बोल के आंदोलन भी हटाए, वहाँ सवा साल से करीब आंदोलन चल रहा था। बड़ी एमएसपी और बहुत सी मामले किसानों की बात करने के बाद कह रहे थे, एक भी मांग उनकी पूरी नहीं करी, वे भी लोग नाराज़ है, मजदूर भी नाराज़ है, और बेरोज़गार तो आप देख ही रहे, सबसे ज़्यादा युवा बेरोज़गार है। और ये झूठ के 5-5, 4-4, 70,000 नौकरी दे दी, 10,000 नौकरी दे दी, उनके प्रमाण पत्र खुद बांट रहे। आज तक ऐसी सरकार आई नहीं जिसने दिखावा करके प्रमाण पत्र दिया और लाखों नौकरी लगी है। केंद्र में आज भी 9-10 लाख वैकेंसी सरकार के अंडर में खाली है, उस पर कोई विचार ही नहीं हो रहा। तो ये सरकार अब की बार वापसी नहीं होने की। अगर वापसी होती तो एक बात सुनो, इतने साल से सरकार चलाने के बाद भी फिर भी गठबंधन की जरूरत पड़ने लग रही, वो भी 40-41 गठबंधन आपने किया। आप कह रहे हैं कि आपके गठबंधन में भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गए। चलो, हम लोग तो गठबंधन कर रहे हैं, सब लोग कमज़ोर है, एक कर दे। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे, जिनके MP MLA राज्यपाल प्रधानमंत्री सब पद इनके पास है, अब वे लोग भी गठबंधन कर रहे हैं, तो उनकी कहाँ कमजोरी हो रही? वे तो उन्हें पकड़े, जिनके पास कुछ नहीं, उन्हें पकड़ के गठबंधन कर रहे हैं। देश हित में, ये कह रहे हैं कि आप लोग देश हित में नहीं, अपने आप को बचाने। अच्छा, हम लोग देश हित में नहीं है। मतलब भ्रष्टाचारी फैला रहे, नोट इनके पकड़े जा रहे, कर्नाटक में है, मंत्री इनके जा रहे जेल में बलात्कार में, कुछ लड़कियां बैठती है उनके लिए कोई सुनवाई नहीं करते, और भ्रष्टाचारी हम हो गए हैं। प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधायक ही है, और भ्रष्टाचारी हम हो गए। बहुत बढ़िया, आपने सुन लिया। अब ये बताइए कि एनडीए में भी 38 दल जो है वो हुए, और आप कहते हैं कि जो इंडिया जो बनाया गया है उसमें जो है सारे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। अब बताइए, आपके दल के सब लोग नेता जो है शिष्टाचारी है क्या? देखिए, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी मतलब हमारे जो एनडीए के लोगों पे बता रहे हैं भ्रष्टाचारी है। आप कह रहे हैं भाई, ये एनडीए वालों को भी कह रहे हैं ना। ये मैं आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई सा भी घोटाला हो, बड़ा घोटाला किसके नाम है आपको सब मिल जाएगा। गूगल कर लो, अखबार में देख लो, पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उसमें किसका रोल है, किसकी सरकारों में घोटाला हुआ है। और हमारी सरकार में अगर कोई छोटा मोटा घोटाला भी हुआ है ना, तो उसमें हम बख्शिश किसी की। आप 9 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में हैं, ईडी CBI सारी एजेंसी आपके हाथ में है। जेल कितने को भेजा आपने अब तक, ये बताइए? कौन से बड़े नेता को? राहुल गांधी को आपने चोर कहा, आपने केजरीवाल को कहा, आपने ममता बनर्जी को कहा, आपने नीतीश पर भी आरोप लगा दिए, आपने सारे ऐसे बड़े नेताओं पर। लालू को भेजा कांग्रेस ने, लालू को भेजा कांग्रेस ने। सही कह रहे हैं आप। बताइए ना फिर, आप लोग बताइए, जेल क्यों नहीं भेजे? 9 साल से क्या कर रहे हैं आप? अब जांच चल रही है सब पे, ऐसा नहीं है कि सरकार न, अब चुनाव का समय आ गया, जांच चल रही है। फ्रांस में एक मौत हो गई, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में कूद गए। अरे 1 महीने से 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, आदिवासी लोग बेचारे सड़क पे सो रहे हैं, जंगलों में सो रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। वोट मांगने के लिए आदिवासियों के लिए वो करते हैं। आज कल आदिवासियों ने नंगा होकर प्रदर्शन करा है। क्या चाह रहे हैं ये लोग? ये चाह रहे हैं कि गरीबी और इसमें बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़े, नक्सलवाद बढ़े।
माओवादी बड़े और क्या चाह रहे हैं उस पर बराबर स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय लोगों को बैठाकर उस पर बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर जल रहा है तो लोग उस पर विपक्ष केवल मणिपुर जल रहा है तो उस पर हाथ सेकने का काम कर रहा है विपक्ष, केवल ये है। तो प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे हैं लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे भाई? बराबर उस पर चर्चा चल रही है, स्थानीय लोगों को बैठा के बातचीत चल रही है, उस पर जल्दी उसका निवारण हो जाएगा। चलिए, एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त गरमाया हुआ है यूसीसी का। एक देश एक कानून समान नागरिकता सबको दी जाए, लेकिन कितने सहमत है और क्या ये यूसीसी का जो मुद्दा है 2024 के चुनाव से पहले लाया गया, इसमें कितना दम है? क्योंकि मायावती बहन जी वो समर्थन करती है इस मुद्दे का, लेकिन साफ तौर पर वो एक तरफ से ये कहती है कि ये मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नियति, एक धार्मिक लोगों को जाति के आधार पर या फिर चुनाव में उसका फ़ायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को ला। सवाल भी कई सारे उठाए, लेकिन मुजफ्फरनगर में जब आए हैं तो ये सवाल एक बार पूछ लेते हैं, समान नागरिकता के मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? समान नागरिकता मुद्दा गलत है, सही नहीं है। क्यों? मजदूर आदमी परेशान, हर आदमी परेशान होगा इसमें। कोई आदमी सब किसी को कोई परेशान, सबको परेशानी होगी, इसको सबको कोई सबको दिक्कत होगी एक साथ। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी कह रहे हैं कि वो दिक्कत हो। आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? लोग जो भैया बताए सही है। चलिए ठीक है। देखिए, समान नागरिकता मुद्दे पे जिस धर्म को कोई आपत्ति हो रही है उन धर्म के लोगों से बैठ के और देश में समानता की बात करके उसके जो कुछ ऐसे मामले हैं उनको दूर करके लाना चाहिए। इन्होंने के ज़बरदस्ती कोई भी कानून कोई थोपना नहीं चाहिए। किसानों पे ज़बरदस्ती कानून थोपा था, किसान धरने बैठ रहे, मोदी को झुकना पड़ा, बोले थे कि मोदी झुकने का नहीं। मतलब चुनावी एजेंडे के मामले में हर आदमी के पैर पकड़ता है नरेंद्र मोदी जी, जिससे कोई 1-0 वोट मिलने का भी असर होता है। बल्कि पूरे देश में आग लग जाए, पूरा देश बिक जाए और पूरे दुनिया में बदनाम हो जाए, उस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब राजनीति मामले आते हैं, चुनाव आते हैं, हर उस आदमी को पकड़ता है जिसको गाली देना काम करता है, उसे पकड़ के मंत्री, नेता, सांसद बना देता है और फिर कहता है भ्रष्टाचारी। दूसरी पार्टी में तो भ्रष्टाचारी होते हैं और इनकी पार्टी में आते हैं मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। ऑफर तो आपको भी दिया था, आप भी चले जाते हैं। एक बात सुना, ऑफर वाली बात नहीं है। हम विचारधारा से थोड़े समझौता कर देंगे। अगर ऑफर दिया है हमारी विचारधारा किसानों मजदूरों की, कर दो उनके कानून पास, कर दो कानून पास, हमें नहीं चाहिए मंत्रालय। लेकिन हम जो जनता हित में लड़ाई लड़ रहे हैं उसका तो पूरा करें, बेरोजगारों को रोजगार दे, मजदूरों की सुनवाई करें, किसानों के हित की बात करें। हमने थोड़े कि मंत्रालय लेकर बैठ जाओ। मंत्रालय तो पहले भी मिलते रहे, लेकिन जब मंत्रालय में भी काम नहीं होते तो ऐसे ऑफर नहीं है। बहुत से लोग, स्वयं प्रसाद मौर्य ठुकरा गया था, राजभर ठोकर मार के चले गया था, आज फिर भी ले ले। तो वे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इनमें जा रहे हैं। हमारे पास ईडी और ऐसी जांच चल रही है, लेकिन हमारे नेता ना तो ईडी से डरता है और न ही किसी भ्रष्टाचारी लोगों से डरने का, और जनता की हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, यूसीसी पे एक छोटा सा बता दीजिए, यूसीसी पे आप लोग क्या सोचते हैं? देखो जी, इस काम को रहते हुए अंग्रेज फूट डाल लो, राज करो। यो काम जो है भाजपा जनता पार्टी कर रही है, फूट डालो, राज करो। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, इस मुद्दे पर तो लसन लड़ाए भाई साहब। भाइयों से मेरा ऐलान है, हिंदू मुसलमान सब एकता है, सिख हो ईसाई हो सब एक भाई है भाई। हिंदू मुस्लिम करके बिल्कुल ना करिए सर, सब भाई भाई है, बिल्कुल आपस में ना लड़ियो बिल्कुल भी। बहुत अच्छी बात है, मुजफ्फरनगर में खड़े कम से कम ये संदेश तो जाना चाहिए, है ना? पहले तो आपने बात करी यूसीसी की, मेरे साथ जितने यहाँ और भी दलों के, अन्य दलों के नेतागण हैं और भी लोग हैं, सही बात तो उनसे बोलो यूसीसी है क्या, कोई नहीं बताने का ढंग से। तो आप बता दीजिए। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म लागू हो जाएगी। मैंने कई वीडियो देख रहा है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि एक देश में यूनिफॉर्म लागू हो जाएगी। एक देश एक कानून पे थोड़ा हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। सपोज हमारे देश में 2 कानून चलते हैं, एक क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ है। अगर क्रिमिनल लॉ की मैं बात करता हूँ, अगर मैंने किसी व्यक्ति का मारपीट कर दी और मेरे पे 307 लगी, ठीक है, वो मैं हिंदू हूँ, मेरे पे भी 307 लगेगी। अगर किसी मुस्लिम ने मारपीट कर दी, उस पर भी 307 लगेगी। तो जो सिविल लॉ है उसमें हिंदू और मुस्लिम पर अलग अलग लॉ क्यों है? ये यूसीसी का ये है कि पूरे देश में एक कानून रहेगा। मान लो सपोज करो, अगर मुझे शादी करनी, मेरे लिए अलग कानून है, मुस्लिम समाज के व्यक्ति को शादी करनी उसके लिए अलग कानून है, एक बच्चा किसी मुस्लिम समाज के बच्चों को गोद लेना उसके लिए अलग कानून है, हिंदू समाज के बच्चों को गोद लेना उसके लिए अलग कानून है। ज़मीन की रजिस्ट्री की बात आ जा, मुस्लिम विधि लिख दीजिए, पिताजी लिख के चले गए और उसी से बहना हुआ हो गया, उसी से सारे काम हो गए। हम रजिस्ट्री करावेंगे, बहना होगा, उनके यहाँ मुस्लिम विधि चल जाएगी। अरे सबके लिए एक देश एक कानून,
होना जरूरी है और हम यूसीसी का समर्थन करते हैं और इस देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। बहन जी भी जवाब के लिए बैठी है कि सिलेंडर भी कम करोगे, बताया समर्थन उसका भी करोगे? हाँ बताया, उन्हें बताया अगर सिलेंडर सुलभ और व्यवस्था रूप से चाहिए तो थोड़ी बहुत परेशानी, अगर सुविधा चाहिए। 9 साल हो गए परेशानी हो लेते हो, नो नहीं, कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए? सिलेंडर एक चीज़ तो बताओ, पहले 4 बजे लोग जाते थे लाइन में और मैंने इतना देखा कि आप थाने में चले जाओ, पिछली सरकारों में सिलेंडरों के चोरी वो लूट के मुकदमे दर्ज हैं, सिलेंडर लूटे जाते थे रास्ते में और आज सिलेंडर आपके घरों में आ रहे हैं। ये स्थिति है आज की सरकार की। और पिछली सरकार के उठा के देख लो, सिलेंडर के लूट होती थी, लूट सिलेंडरों की लूट। भाई सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, बस जो है दुनिया जो है परेशान है। तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगा। इस सरकार में 9 साल होगी, इतनी महंगा होगी, बस इस महंगाई से बचाइए ज़्यादा। ठीक है, महंगाई पर, रोजगार पे बहुत सारे आपने मुद्दे उठाए। एक सवाल मैं यूसीसी पे आपसे पूछूं तो क्या आप लोग सोचते हैं? ऐसा है जी, समान नागरिकता जो कानून है, अगर वो जातीय और धर्म के आधार पर होता है तो मेरा मानना है कि वो बिल्कुल गलत है। आप समान नागरिक कानून लाओ, वो आप व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से लेकर आओ ना। आप जातीय आधार पर और धर्म के आधार पर क्यों लेकर आ रहे? आपको अगर जनगणना करनी है, आप उसकी रोजगार परक जनगणना क्यों नहीं कर रहे भाई? आप जातीय जनगणना क्यों कर रहे? आप क्यों नहीं ले रहे कि एक गरीब आदमी को आप उस स्तर पर पहुंचावे जहाँ एक अमीर बैठा हुआ? उनकी इक्वलिटी क्यों नहीं कर रहे? मतलब ये जातीय विध्वंस के आधार पर अगर यूसीसी को ला करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत ही मिथ्या है और गलत है। और देश की जो कहते हैं ना कि अनेकता में एकता का जो संदेश इस देश में जाता है, उस संदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो यूसीसी के लिए मैं केवल उसी चीज़ का विरोध करता हूं जो धर्म के आधार पर, और पक्ष लेता हूं उसका कि अगर हर व्यक्ति को एक रोजगार परक और आर्थिक रूप से समान नागरिक कानून के हिसाब से देखा जाए, ये मेरा मानना है। और रही बात अभी मेरे भाई महंगाई पर बहुत बड़ी बात कही, देखिए महंगाई केवल वो जानता है जो धरातल पर रहता है। जिस आदमी के पास जो सिंडिकेट रूप में अपने रोजगार परक साधन है, जिसके पास, उसे क्या पता सिलेंडर क्या रुपए का। सिलेंडर पूछो, माता जी खड़ी इनसे पूछो, सिलेंडर उस किसान से पूछो जा करके जो केवल 4 ही बीघे जमीन जोत रहा। सिलेंडर उससे पूछो जो चिड़ई का जो है एक मजदूर है, उससे आप सिलेंडर के रेट पूछो जाके। आप सिलेंडर के रेट, और मैं सिलेंडर की बात छोड़ दूँ, मैं आपको सारा ही जूस बता रहा। आप पिछले 9 साल से लेकर अब तक महंगाई का और एक रिकवरी का, पैसे की, एक परिवार का अनुपात देख लो क्या है, उससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आज हम धरातल में हैं या हम जो है फरज से और अरस पर चले गए। चलिए ठीक है, एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए कि आज महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर ज़्यादा ज़रूरत है, यूसीसी की हमें ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, देखिए जो अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि इस पे लगातार जो है प्रयास भी चल रहा है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रयास चल रहा है, लेकिन यूसीसी के हम पक्ष में हैं और जो भी केंद्र सरकार का फैसला होगा उसकी हम साथ हैं। चलिए ठीक है, आप क्या समझते हैं? यूसीसी कानून लागू होना चाहिए। मुजफ्फरनगर में बता दो कि कौन इस बार जो है किसको पलड़ा भारी दिख रहा है, लग रहा है कौन करेगा इन सब मुद्दों पे बात? देखो जी, अभी तो 2024 दूर है, इस मुद्दे पे बात करेगी जनता ही। गठबंधन काम करेगा विपक्ष का? देखो, ना तो मैं गठबंधन के पक्ष की बात करता और ना मैं देखो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात करता। जो शहर में, क्षेत्र में और पूरे जिले में काम करेगा, वोट उसे दी जाएगी। और ना मैं किसी किसान को कोई संदेश देना चाहता इस विषय में। वोट करें अपनी मर्जी से, लेकिन उस व्यक्ति को चुन ले जो जीतने के बाद में आपका फ़ोन तो उठा ही ले, मिले ना मिले। एनडीए और इंडिया के बीच क्या लग रहा है? आप लोग भारतीय जनता पार्टी से, आप तो? हाँ जी। कौन जीतेगा, एनडीए या इंडिया? नहीं, इंडिया जीतेगी। एनडीए जीतेगा। आप तो कंफ्यूज हो रहे हैं, इंडिया जीतेगी? एनडीए जीतेगा। एनडीए जीतेगा। एनडीए और इंडिया के बीच में आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। अच्छा, कौन जीतेगा लग रहा है? भाजपा एक तरफा जीतेगी, पूरे इंडिया जीतेगी। एनडीए, इंडिया में कौन? भाजपा की सरकार आ रही है, सीधी सी बात। भाजपा नहीं लड़ रही, अकेले भाजपा नहीं, 38 दल है भाई, 38 दल है। एनडीए की बात कर रहे हैं ना। हमारे लिए जो है भाजपा मैन है, हमारे लिए 38 दल नहीं, हमारे लिए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं हम। और सुनो मेरी बात, इस बार 350 आ रही है, कोई कुछ ही कहता रहो। एनडीए मतलब जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, 350 सीटें आएंगी, प्लस भी आ सकती हैं। चलिए ठीक है, एनडीए और इंडिया में कौन जीतेगा? एनडीए जीतेगी। हाँ जी, हमेशा इंडिया जीतता है, इंडिया के पक्ष में रहे लोग। जब भी कभी मैच भी होता है तो इंडिया के पक्ष में बोलते हैं। अब एनडीए वाले कौन से देशद्रोही वाली बात कर रहे हैं?
तो इंडिया जीतेगी, और इंडिया जीतती आई तो इंडिया जीतेगी। चलिए, एक कॉमन सवाल अब सोशल मीडिया पर कल से लगातार तैर रहा, तो मैंने भी सोचा ये सवाल क्यों ना पूछा जाए। एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच मुकाबला कैसा होगा और कौन इस बार लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें जीत कर आएगा। लेकिन लोकसभा मुजफ्फरनगर की जहां बात हो रही थी, मुद्दे आज भी जस के तस है। बात किसानों की कर ले, बात गैस सिलेंडर की कर ले, महंगाई की कर ले, बेरोजगारी की कर ले, और शिक्षा जो सबसे बड़ा मुद्दा, डिग्री कॉलेज। जैसे हमने सवाल शुरुआत में पूछा कि डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर में 9 साल के समय में नहीं बनाए गए, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या रहा और क्या आगे लोगों को उम्मीद है, तमाम इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बेबाकी से राय जो है वो जनता की जरूर सामने आ रही है। फिलहाल मुजफ्फरनगर से मेरे साथ इतना ही। आगे चलेंगे किसी और सीट पर और बताएंगे आपको 2024 में लोकसभा सीट पर क्या होने जा रहा है। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मुजफ्फरनगर।